अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपनी लास्ट वीडियो जो हमने फ़लस्तीन के अकॉर्डिंग बनाई थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि हम उसे कंटिन्यू करें, आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो आजकल हमारे मीडिया पे भी यूज़ की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे भी यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टर्म यूज़ करते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड की टर्म जो है वो सबसे पहले अफ्रीका में यूज़ की गई और इसका मतलब है सेपरेटनेस, अलहदगी कर देना। उर्दू में अगर हम इसको देखें तो हम अपने समझने की इसका मतलब है नस्ल की बुनियाद पर लोगों को बांट देना, ग्रुपों में बांट देना और फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना। ये टर्म सबसे पहले अफ्रीका में इसलिए यूज की गई क्योंकि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो है वो नस्ली इम्तियाज देखा गया जब गोरों ने कालों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखा कि वो इंसान ही नहीं समझते थे। आप अंदाजा लगाएं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था डॉग्स एंड अफ्रीकन आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और अफ्रीकन अलाउ नहीं। देखें कितना इंसल्टिंग है ये। उसके बाद हम एक टर्म यूज करेंगे कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म कहते हैं किसी इलाके में गैर कानूनी तौर पर कॉलोनी बना लेना, या हम कहेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कौम दूसरी कौम के इलाके पर कब्जा कर ले और वहां पर कॉलोनी बना ले। कॉलोनी से मुराद ये नहीं है कि एक घर है, कॉलोनी से मुराद है कि बहुत सारे घर और एक ऐसी आबादी जहाँ पर अपने डॉक्टर हो, अपने इंजीनियर हो, अपना सुई गैस का सिस्टम हो, सारा का सारा एक प्रॉपर यूनिट हो जो खुद इंडिविजुअली सर्वाइव कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद हम एक टर्म यूज करेंगे एथनिक क्लिनजिंग। एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं नस्ली सफाई को। इससे मुराद ये है, ये एक कौमी झगड़े की बुनियाद पर लोगों का दूसरे लोगों को उनके घरों से निकालकर उनके घरों पर कब्जा कर लेना है। एथनिक क्लिनजिंग कोई इंफरादी जुर्म नहीं है, बल्कि ये एक कलेक्टिव क्राइम है जिसमें बहुत बड़े इलाके के लोगों को कुव्वत और धमकियों के बिना पर उनके इलाका छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक टर्म पे, इलीगल सेटलमेंट्स। इलीगल सेटलमेंट कहते हैं गैर कानूनी आबादियां, यानी ऐसी आबादियां जो ऐसे इलाकों में बनाई जाएं जहां आपके पास कोई लीगल नोटिस नहीं है, लीगल इलाका, लीगल नोटिफिकेशन नहीं है कि आप इस इलाके में जमीन खरीद सकते हैं, या आप बिना पैसे दिए किसी इलाके पर कब्जा कर लेते हैं और वहां जाकर आबादी बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ टर्म यूज होगी ज़ायनिज़्म। ज़ायनिज़्म कहते हैं ये यहूदी तहरीक है जिसका मकसद फ़लस्तीन में यहूदी कौमी रियासत के क़याम को सपोर्ट करना है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फ़लस्तीन उनकी आबाई मुकद्दस सरजमीन, बारे में अल्लाह ताला तौरात में उन्हें कहा था कि ये तुम्हारी सरजमीन है। उसके बाद हम यहाँ टर्म यूज करेंगे होलोकास्ट। होलोकास्ट जो है वो दरअसल दूसरी जंग अजीम में यूरोपियन यहूदियों का जेनोसाइड है, यानी जेनोसाइड मतलब कत्लेआम। हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया, जो कि यूरोपीय यहूदियों की तकरीबन 2/3 आबादी थी। 1933 से लेकर 1945 तक के दौरानिए को, एरा को होलोकास्ट कहा जाता है, जिसमें यूरोपियन यहूदियों का कत्ले आम हुआ। उसके बाद एक टर्म यूज होती है जेनोसाइड। जेनोसाइड कहते हैं किसी कौम या गिरोह को तबाह करने के लिए उसके लोगों का कत्लेआम कर देना विदाउट एनी लॉजिक, एक बंदे का नहीं। जेनोसाइड कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर देना जेनोसाइड कहलाता है। ये एक नेशनल एक्ट है। उसके बाद हम एक टर्म यूज करते हैं मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है जालमाना कत्लेआम, ब्रूटल वायलेंस, जालमाना तरीके से लोगों को कत्ल कर देना। ठीक है, इससे पहले कि हम जंग अजीम अव्वल के सिनेरियो पे जाएं, जो कि हमने पिछली वीडियो में जहां पर छोड़ा था, हम पीछे से एक पस मंजर लेना चाहते हैं कि इनफैक्ट जो आजकल फलस्तीन का एक इशू चल रहा है उसका सिनेरियो क्या है। 1799 में जब फ्रांस ने अरब दुनिया पर हमले किए, अरब दुनिया में बिलखसूस मिस्र और शाम के इलाकों पर इन्होंने हमले किए, तो उस वक्त नेपोलियन ने यहूदियों को फलस्तीन को अपना होमलैंड बनाने की पेशकश की। ये खत्ते में फ्रांसीसी तसल्लुत बनाने का भी एक तरीका था। नेपोलियन का मिडल ईस्ट यानी मशरिक वस्ता में यहूदी स्टेट बनाने के ख्याल को उस वक्त बहुत ज्यादा अहमियत तो ना दी गई, लेकिन बाद में यहूदियों के जहनों से ये ख्याल निकला भी नहीं। 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी की जंग हुई तो उसमें फ्रांस को शिकस्त हुई, तो ये मामला थोड़ा ठहर गया। 1870 में बहुत सारी लवर्स ऑफ जाइन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन सामने आई। याद रहे, जायनिज्म एक ऐसी तहरीक है जिसका मकसद फलस्तीन में यहूदी कौमी रियासत के क़याम को सपोर्ट करना है, क्योंकि यहूदियों के मुताबिक फलस्तीन का इलाका अल्लाह की तरफ से तौरात के मुताबिक उन्हें मिला है और यहाँ उनका हॉली सिटी यरूशलेम भी है, जहाँ उनकी पहली मुकद्दस इबादतगाह दीवार गिरिया है। ये यहूदियों के मुताबिक
हजरत दाऊद के ताबूत सकीना को महफूज करने के लिए बनाए जाने वाले इमारत जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं कि वो दीवार है जो कि रोमन्स के हमले के बाद भी कायम रही, और यहूदियों के मुताबिक जब वो इस दीवार के सामने ताबूत सकीना रख देंगे तो यहाँ से उनका मसीहा आएगा और यहूदी पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मुसलमानों के मुताबिक उनका मसीहा दज्जाल है। बहरहाल लवर्स ऑफ ज़ाइन जैसी और तंजीमों ने भी जन्म लिया और इसके नतीजे में 1884 में यहूदियों की एक बड़ी तादाद ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करके वहाँ सेटलमेंट्स यानी आबादियाँ बनाना शुरू कर दी। ये उस वक्त की बात है जब फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया के अंडर में था और उस वक्त ना इसराइल नामी कोई सल्तनत थी, ना गजा था, ना वेस्ट बैंक था, बल्कि पूरा इलाका फ़लस्तीन कहलाता था। ये मुसलमान, ईसाई और यहूदी पीसफुली रहते थे। फिर 1896 में थियोडर हर्जल जो कि एक जर्नलिस्ट था ने एक पम्फलेट में पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज किया जिसे ज़ायनिज़्म कहते हैं। इसके मुताबिक यहूदियों को अपना वतन मिलना चाहिए। फिर 1914 में तकरीबन जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई जो कि 1914 से शुरू होकर 1918 तक रही। मैं 1914 से लेकर 1918 तक की पहली जंग अजीम पर भी वीडियो बनाऊंगी, बट हमारा मेन पॉइंट यहाँ फ़लस्तीन के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है, तो हम इस जंग अजीम की डिटेल किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल जब जंग शुरू हुई तो बरतानिया ने एक चालाकी की। उसने मक्का के शरीफ से एक मुआहदा कर लिया कि अगर वो खिलाफत उस्मानिया को गिराने में बरतानिया की मदद करें तो बरतानिया उन्हें उनकी यूनिफाइड अरब स्टेट बनाने में मदद करेगा, जिसका मकसद अरबों का शाम से लेकर यमन तक का इलाका एक अरब मुल्क बनाने का था जो कि सल्तनत उस्मानिया के अंडर ना हो। इस मुआहदे को मिकमान हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, जिसमें तकरीबन 10 खतूत शामिल हैं जो जुलाई 1915 से मार्च 1916 तक मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली और लेफ्टिनेंट सर हेनरी मिकमान के माबैन लिखे गए। इसका मकसद जंग अजीम छिड़ने के बाद सऊदिया के इलाके का तुर्की का साथ ना देने का मुआहदा था। जबकि दूसरी तरफ बरतानिया ने यहूदियों से भी वादा कर लिया कि अगर वो बरतानिया का साथ दें पहली जंग अजीम में तो बरतानिया यहूदियों को फ़लस्तीन में अपना वतन बनाने का मौका देगा। इस मुआहदे को बालफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। ऐसा करने की एक वजह यह भी थी कि बरतानिया जो था वो अमेरिकन यहूदियों को खुश करके अमेरिका के इलाके पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता था, असर और रसूख जमाना चाहता था। इस बालफोर डिक्लेरेशन में एक खत शामिल है जो एक बरतानवी फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बालफोर ने बरतानी ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लीडर बैरन रॉथस्चाइल्ड को लिखता है। इसकी तस्दीक प्राइम मिनिस्टर डेविड करता है जो कि 1915 में ज़ायनिस्ट बन चुका है। इस खत के अल्फाज ये हैं: हम यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। यह खत ज़ायनिस्ट के लिए साफ विक्ट्री थी। जबकि खुफिया तौर पर बरतानिया ने फ्रांस से भी एक मुआहदा कर रखा था जिसे साइक्स पीकॉ एग्रीमेंट कहते हैं, जिसके मुताबिक जंग अजीम खत्म होने के बाद मिडल ईस्ट को बरतानिया और फ्रांस ने आधा आधा बांट लेना था। जब जंग अजीम अव्वल खत्म हुई तो 31 अक्टूबर 1917 से लेकर 1948 तक फ़लस्तीन का इलाका बरतानिया के अंडर ही रहा। जब शरीफ मक्का को बरतानिया का इरादा पता चला कि वो यहूदियों को फ़लस्तीन देने का इरादा रखते हैं और जंग जीत लेने के बाद साइक्स पीकॉ एग्रीमेंट के बारे में भी उन्हें पता चला कि वो मिडल ईस्ट को आधा आधा फ्रांस के साथ बांटने वाले हैं, तो फिर शरीफ मक्का ने 1921 में जंग खत्म होने के बाद फ़लस्तीन पर बरतानिया का मैंडेट मानने से भी इनकार कर दिया और साथ ही फ़लस्तीन को यहूदियों को देने से भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ यहूदियों की एक बड़ी तादाद फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करना शुरू कर देती है और फ़लस्तीनी इसे अच्छा नहीं समझते और इसकी मज़ाहमत करते हैं। बरतानी राज के अंडर हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो जाते हैं क्योंकि यहूदी ज़ायनिस्ट ज़मीनें खरीद कर वहाँ सेटलमेंट बनाना शुरू कर देते हैं और इस पूरे प्रोसेस को बरतानिया की फुल सपोर्ट हासिल है क्योंकि इनका प्राइम मिनिस्टर भी तो अब ज़ायनिस्ट हो चुका है। पहले तो फ़लस्तीनी लीडरशिप बातचीत करके इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाता तो शामी लीडर अद्दीन अल कस्साम जो कि हाइफा का रिहायशी था 1922 में बरतानिया और ज़ायनिस्ट के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए बुलाता है। 1935 में बरतानी फौज उससे और उसके साथियों को कत्ल कर देती है। इसकी इस मुज़ाहमती तहरीक से
बहुत से फ़लस्तीनी मुतासिर होते हैं। उसके नतीजे में 1936 में यहूदी सेटलर कॉलोनिज्म और बरतानी राज के खिलाफ अरब बगावत शुरू हो जाती है। 1939 में बरतानिया इस बगावत का सर कुचल देता है। एक तारीख दान एवी शलम लिखता है, फ़लस्तीनी जंग 1948 में नहीं बल्कि 1930 की दहाई में हारा था, जब बरतानिया ने अरब रिवॉल्ट और अरब फौजों का सर कुचल दिया था। अब फ़लस्तीनी अच्छी तरह जान चुके हैं कि उनके दो दुश्मन हैं, एक तो बरतानी फोर्सेस और दूसरा ज़ायनिस्ट ग्रुप। इन्हीं दौरानिया में 1933 से 1945 के एरा को होलोकास्ट कहा जाता है। ये वो दौर है जब यूरोपियन यहूदियों का बहुत ज़्यादा कत्ल किया गया। फिर हिटलर को जर्मनी में पॉलिटिकल पावर मिलती है और वो यहूदियों को लाखों की तादाद में कत्ल करवाता है। याद रखिए 1933 से 1945 के दौरानिए को होलोकास्ट कहा जाता है। हिटलर ने अपने दौर में तकरीबन 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम जेनोसाइड किया, जो कि तकरीबन यूरोपियन यहूदियों की 2/3 आबादी है। पूरे हिटलर कंट्रोल यूरोप से यहूदी अपनी जान बचाकर भागते हैं। कुछ को अमेरिका में पनाह मिल जाती है, लेकिन उनमें से कई जाते हैं सीधा फ़लस्तीन। बरतानिया पहले तो अंदर उन्हें आने देता है, लेकिन चूंकि फ़लस्तीनी अब इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं कि जी यहूदी हमारे कंट्री में आकर सेटलमेंट्स क्यों बना रहे हैं, तो बरतानिया जो है वो 1939 में एक वाइट पेपर शाया करता है, जिसमें बरतानिया न सिर्फ यहूदियों की फ़लस्तीन की तरफ हिजरत बल्कि ज़मीन खरीदने पर भी पाबंदी लगा देता है, जिससे ज़ायनिस्ट ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और इसके नतीजे में एक इसराइली नेशनलिस्ट की भी शुरुआत होती है। एट द सेम टाइम 1940 के आते फ़लस्तीन नेशनलिस्ट भी अपना अलग वतन मांगने आ जाते हैं। इस सब के दौरान 22 जुलाई 1947 को बरतानी अथॉरिटीज़ पर ज़ायनिस्ट टेररिस्ट अटैक शुरू कर देते हैं, जैसा कि वो किंग डेविड के होटल जो कि यरूशलेम में था पर सुसाइड अटैक करते हैं, जो कि ना सिर्फ बरतानी एडमिनिस्ट्रेशन मैंडेट बल्कि बरतानी मिलिट्री का भी हेड क्वार्टर है। इसमें तकरीबन 91 लोग जो है वो मारे जाते हैं। नतीजे में बरतानिया एक ऐसी कमेटी बिठाता है जिससे बातचीत करके मसला हल किया जाए। एंग्लो अमेरिकन कमेटी ऑफ इंक्वायरी कहा जाता है, जो कि 4 जून 1946 को अपना काम स्टार्ट करती है। इसका मकसद फ़लस्तीनी मैंडेट के सियासी, समाजी और माशी हालात का जायज़ा लेना था, जैसा कि यहूदियों की हिजरत और आबादकारी का मसला और अरब लोगों का अपनी ज़मीन और माश का खो देने का मसला। इसमें यहूदियों और अरबों से इस मसले पर बात करना भी शामिल था, ताकि उन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सके। ज़ायनिस्ट का फ़लस्तीनियों को अपने वतन से निकालने की स्ट्रेटजी अगरचे बहुत स्लो है, लेकिन इसराइली तारीख दान आइलन पॉप लिखता है, ज़ायनिस्ट लीडर और मिलिट्री कमांडर का एक छोटा ग्रुप मार्च 1947 से मार्च 1948 तक बाकायदगी से मिलता है और फ़लस्तीन में एथनिक क्लिनजिंग की मंसूबाबंदी करता है। उन्होंने एथनिक क्लिनजिंग का एक दिन में मंसूबा नहीं बनाया। जब बरतानिया इन मसाइल को संभाल नहीं सकता तो बरतानिया 8 जुलाई 1947 को फ़लस्तीन की जिम्मेदारी यूएन को दे देता है। फिर यूएन फ़लस्तीन की तकसीम के बारे में 3 ओपिनियन दी जाती हैं। पहली राय ये होती है कि फ़लस्तीन को एक सिंगल मल्टी नेशनल स्टेट बना दिया जाए, जैसे कि लबनान में है। दूसरी राय होती है कि कन्फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट की जाए, जैसा कि यूगोस्लाविया और स्विट्ज़रलैंड में कायम की जाती है। कन्फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट से मुराद है सियासी इत्तेहाद या इत्तेहादी रियासतें, जैसा कि कनाडा जो है कन्फेडरेशन बना 1867 में। तीसरी राय होती है कि फ़लस्तीन में एक अलग अरब और अलग इसराइल रियासत बना दी जाए। ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको यूएन और सोवियत यूनियन हमायत करते हैं। सोवियत यूनियन दरअसल रशिया को ही कहते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर हमले के बाद इनके दरमियान जो झड़पें हुई उसमें इसका बहुत सारा इलाका इससे अलहदा हो गया था, तो उससे पहले इसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। आजकल इस इलाके को रशिया यानी रूस कहा जाता है। यहूदियों की फ़लस्तीन में तकरीबन 1/3 आबादी थी, जिसमें अक्सर यहूदी यूरोप से कुछ ही साल पहले आए थे और हिस्टोरिक फ़लस्तीन पर उनका सिर्फ 5.5% ही कंट्रोल था। लेकिन यूएन ने इसराइल को 55% जबकि अरब रियासत को 45% ज़मीन देने की पेशकश की।
जबकि यरूशलेम का इलाका न सिर्फ क्रिश्चियंस, आर्मीनियंस, मुस्लिम्स, ज्यूश सबके लिए अहम था, लिहाजा यूएन ने यह फैसला किया कि यरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल में ही रखा जाएगा। इस मंसूबे को अरबों ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ज़ायनिस्ट ने इस डिवीजन को कबूल किया, लेकिन बॉर्डर की हदबंदी पर वो भी मुत्तफिक नहीं थे। 1947 में ही ज़ायनिस्ट जो है वो एथनिक क्लींजिंग की कैंपेन शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने यूएन के पार्टीशन प्लान को तो एक्सेप्ट कर लिया है, बट उन्होंने जो हिस्टोरिक फ़लस्तीन की हदबंदियाँ थी कि जी उन्होंने जो ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम था उसको 4 हिस्सों में क्यों बांटा, इस चीज़ पे वो मुत्तफिक नहीं थे। यहूदी यूएन की पार्टीशन प्लान को तो एक्सेप्ट कर रहे थे, सिवाय इस चीज़ के कि उन्हें हदबंदी पर, हिस्टोरिक फ़लस्तीन की हदबंदी पर वो मुत्तफिक नहीं थे। लिहाजा उन्होंने अपनी एथनिक क्लिनजिंग की कैंपेन को जारी रखा, जिसके नतीजे में 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल करके मुहाजिर बना दिया गया। 155 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया और 531 फ़लस्तीनी शहरों, कस्बों और गांव को तबाह कर दिया। इस कंडीशन को आज भी फ़लस्तीनी अल नेकबा के नाम से पुकारते हैं। नेकबा जो है वो अरेबिक वर्ड कैटास्ट्रॉफी से निकला है, यानी तबाही। और इसे अगर आप सर्च करें तो इसे 1948 पैलेस्टीनियन एक्सोडस के नाम से भी आपको गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। नवंबर 1947 में यूएन ने करारदाद पेश की, जिसके मुताबिक ज़ायनिस्ट हेल्ड टेरिटरी को 10 गुना बढ़ाया जाए, यानी अगर वहां पर यहूदियों की आबादी 6% थी तो उसे ऑलमोस्ट 56% किया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए भी यहूदी एथनिक क्लिनजिंग कर रहे थे कि जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर मिले हैं, हम अपने यहूदियों को यहाँ पे बात करना है, यहाँ से फ़लस्तीनी निकलेंगे तो हमारे यहूदी आबाद होंगे। तो इसके लिए वो यहाँ पर एक जो आम लेवल पे एक कत्लेआम, एक जेनोसाइड करने पे उतर रहे थे। इसके नतीजे में फ़लस्तीनी कॉलोनाइजेशन और फिर तशद्दुद तरीके से फ़लस्तीनियों से इलाका खाली करवाने जैसी मुहिम का सामना करना पड़ा। 10 मार्च 1948 को पॉलिटिकल ज़ायनिस्ट और मिलिट्री लीडर और बेन गोरियन, जो कि बाद में इसराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, तेल अवीव में मिले और आखिरकार प्लान डालट, ये जिसे प्लान डी कहते हैं, का बाकायदा आगाज़ किया। इसका काम फ़लस्तीनियों को फोर्सेस का इस्तेमाल करके इलाकों से निकालना था। अप्रैल 1948 में ज़ायनिस्ट ने एक फ़लस्तीनी गांव डेर यासीन पर हमला कर दिया और लोगों के घरों में ग्रेनेड फेंके और तकरीबन 110 सिविलियन फ़लस्तीनी मारे गए। एक इसराइली तारीखदान थियोडर लिखता है, बहुत दफ़ा इसराइली सिपाही तकरीबन 10 फ़लस्तीनी नौजवानों को गाँव के दरमियान में लाकर उन्हें शूट करके कत्ल कर देते थे, ताकि बाकी सब देखें और डर से भाग जाएं। अपनी एथनिक मेजॉरिटी को मेंटेन करने के लिए इसराइल ने बेघर किए गए फ़लस्तीनियों की वापसी को बंद कर दिया, जिससे फ़लस्तीनी डायस्पोरा की कंडीशन पैदा हुई। डायस्पोरा कहते हैं लोगों को अपने घरों से निकाल देना, फिर उनको वापस उनके घरों में आने का कोई इख्तियार ना होने देना। ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 13 के मुताबिक कोई भी इंसान जो अपना वतन छोड़ के कहीं भी जाता है उसे वापसी का पूरा इख्तियार हासिल होता है। जबकि 1948 के इख्तिताम पर यूएन ने 194 रेजोल्यूशन पास किया, जिसके मुताबिक मुहाजिरीन फ़लस्तीन अपने वतन वापस नहीं आ सकते। जबकि अप्रैल 1948 में ही ज़ायनिस्ट ने तकरीबन हाइफा पर कब्जा कर लिया, जो कि फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर है, और फिर उनकी नज़रें जाफा पर भी थी। 14 मई 1948 को बरतानवी मैंडेट का इख्तिताम होता है और 14 मई 1948 में ज्यूइश एजेंसी के हेड डेविड बेन गोरियन, जो कि इसराइल की स्टेट का क़याम एज अ पीएम करता है, इसी वक्त यूएस जो है वो इसराइल को एज अ कंट्री डिक्लेयर कर लेता है, एज अ कंट्री रिकग्नाइज करता है। जबकि 17 मई 1948 को सोवियत यूनियन भी इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला मुल्क बन जाता है। लिहाजा 14 मई 1948 को फ़लस्तीन पर जाबराना कब्जे के बाद एक यहूदी रियासत अमल में आती है, जिसे इसराइल का नाम दिया जाता है। चूंकि ज़ायनिस्ट अपनी एथनिक क्लींजिंग की कैंपेन को जारी रखते हैं, लिहाजा हमसाया अरब ममालिक इस कंट्री को मानने से इनकार कर देते हैं। और इसराइल के बनने के एक दिन बाद ही
अरब ममालिक और इसराइल के माबैन जंग छिड़ जाती है, जिसे पहली अरब इसराइल जंग कहा जाता है। यहाँ मैं कुछ आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करती जाऊँ। मेरे ख्याल से जो नेकबा की सिचुएशन जिसे कहते हैं 1947 में शुरू हुई, मैं ये कहती हूँ ये तब शुरू हो गई थी जब नेपोलियन ने फर्स्ट टाइम यूरोपियन जीश को फलस्तीन का इलाका देने के बारे में बात की थी, क्योंकि यहूदी ने अपनी मेंटालिटी बना ली थी कि यरूशलेम चूंकि हमारा एक हॉली सिटी है और वो फलस्तीन में है और तौरात में भी है कि हमने वहां जाके रहना है और दीवार गिरिया हमारी मुकद्दस जगह भी वही है, तो हम वहां पर जाकर सेटल होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में तो फलस्तीन का इलाका बहुत ज्यादा खाली पड़ा था और वो जो था वो खिलाफत उस्मानिया के अंडर आता था, तो उस वक्त तो हालात ऐसे थे कि वहां पे ज्यूइश, क्रिश्चियन और मुस्लिम सभी इकट्ठा रह रहे थे, बड़ा पीसफुली रह रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वहां पर जब बहुत ज्यादा यहूदी जो है वो हिजरत करके सेटल होने लगे, तो जाहिर बात है उन्होंने क्या किया, वहां पर एक बहुत मेजॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश की। वहां पर चूंकि पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया यहूदियों को फुल सपोर्ट कर रहा था, बैकअप था, बिकॉज मैंने आपको बताया कि उनका पीएम भी जो था वो जायनिस्ट बन चुका था और वो जायनिज्म को प्रमोट करने के लिए एक इलाका, फलस्तीन का एक पूरा इलाका जो था वो यहूदियों को देना चाह रहे थे। तो उन्होंने वहां पर जैसे ही बरतानिया जो है वो यूएन को फलस्तीन का इलाका देके जाता है, तो पीछे अपनी जितनी भी आर्मी है, जितनी भी फोर्सेस हैं, जितना भी असला वगैरह होता है और जो मेन चीजें उनके पास थी वो दे जाता है यहूदियों को, ज़ायनिस्ट कम्युनिटी को, ताकि वो आगे अपना तसल्लुत कायम कर सकें। लिहाजा एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, हमने अभी तक इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया और ना ही हम करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल इस वीडियो में हमने ओवरऑल जिस एरा को कवर करने की कोशिश की है वो दौरानिया था तकरीबन पहली जंग अजीम से लेकर 14 मई 1948 तक का, जिसमें इसराइल बन जाता है। इससे आगे का जो एरा है जिस